हाँ जी, राजस्थान का रिवीजन करने की हमने जो एक श्रृंखला स्टार्ट की थी उसका आज हम समापन कर रहे हैं। तो राजस्थान की रिवीजन में आज जो हमारा बचा हुआ था राजस्थान की सभ्यताएं, जो कालीबंगा सभ्यता है, आहड़ सभ्यता और जो जाट राजवंश है, भरतपुर का जाट राजवंश, और धौलपुर में ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ है नहीं, अलवर के बारे में एक दो क्वेश्चन देखेंगे, वो सब करेंगे। तो अपने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में रिवीजन किया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमने केवल क्वेश्चन किए हैं। 1857 की क्रांति देखोगे तो आप उसमें हम क्रम से चले हैं। पहले पेज से जैसे क्रांति की स्टार्ट होती है, फिर कौन सी अपनी छावनियाँ हैं, पहली छावनी में कहाँ होती है क्रांति, तो ऐसे हम क्रम से चले हैं, केवल क्वेश्चंस नहीं किए। आप देखोगे तो थ्योरी की हम जो चीज़ें कुछ नहीं छोड़ी है। अगर आप थ्योरी भी देखना चाहते हो उसमें, तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जो MS एडू पोर्टल का चैनल है, टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। खूब सारी तो उसमें रखी हुई है, डाली हुई है, और उसमें पीडीएफ अपलोड कर देंगे। बाकी जो बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर का जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के आप देखना चाहो, अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा, पहले नोट्स वगैरह नहीं बना रखे, तो अगर इन क्वेश्चंस को यहाँ पे आप पढ़ लेना, आपको एक बार सारा रिवाइज हो जाएगा। फिर उसके बाद आप नोट्स बना सकते हो या उनका जो प्रिंट वगैरह निकलवा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद हमारा राजस्थान का जो इतिहास है वो हमने रिवाइज कर लिया। उसके बाद हम करेंगे राजस्थान की पॉलिटी, हमने क्लास में नहीं पढ़ी थी, उसको पढ़ेंगे। लेकिन पॉलिटी से पहले हम एक चीज़ बात करें कि राजस्थान की पॉलिटी आने से पहले इंडियन पॉलिटी में आनी चाहिए। तो उसके पहले हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी का हम एक क्लास, कुछ बड़ी क्लास कर लेंगे, उसमें इंडियन पॉलिटी पूरी रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद हम राजस्थान की पॉलिटी भी कर लेंगे। उसके बाद राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर वगैरह वो चीज़ें भी हम कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें चलते हैं अपन राजस्थान का जो सभ्यताएं वगैरह में। सबसे पहले जाट राजवंश, सबसे पहले अलवर देख लेते हैं अपन। तो अलवर को अपनी राजधानी किसने बनाया, तो इसमें देखते हैं अलवर में जो जयपुर का कछवाहा राजवंश है। पहले अलवर में देखते हैं कौन सा राजवंश का शासन था। जयपुर का जो कछवाहा राजवंश, उनकी नरुका शाखा का यहाँ पे शासन था। तो अलवर में किसका, नरुका शाखा का शासन था, कछवाहा राजवंश के। यहाँ हम देखते हैं कल्याण सिंह जो माचेडी का सामंत था, मिर्जा राजा जय सिंह जयपुर का, वो इसको माचेडी का सामंत बनाता है। बाद में देखते हैं प्रताप सिंह भी माचेडी का सामंत था, लेकिन बाद में ये देखते हैं कि भरतपुर से अलग करके अलवर को अपनी राजधानी बनाता है कौन, प्रताप सिंह। तो अलवर में एक चीज ध्यान रखना, प्रताप सिंह का नाम ध्यान रखना। इसी ने यहाँ पे कह सकते हैं कि सबसे पहले अलवर में नरुका शाखा की स्थापना करी, उस तरीके से ध्यान रख लेना, इसी ने राजधानी बनाई है। बख्तावर सिंह, तो बख्तावर सिंह से अपन को एक दो चीजें ध्यान रखनी। एक तो एक बख्तेश नाम से क्या लिखता था, कविताएं वगैरह लिखता था। और मेन काम की चीज इसमें देखें, 1803 में इसने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। 1803 में अलवर ने अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी। क्या पहली रियासत थी 1803 में? इससे पहले भरतपुर ने भी संधि कर ली थी अंग्रेजों के साथ 1803 में, भरतपुर ने। तो लेकिन भरतपुर की जो संधि है वो ज़्यादा क्रियान्वित नहीं हो पाती है। अगर हमसे पूछे सबसे पहले अंग्रेजों के साथ संधि किसने की, हम अलवर का नाम ले सकते हो वहाँ, बिना जिसके। ठीक है, अब उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं। 1817 में एक रियासत है करौली, एक कोटा और एक टोंक। इन तीन रियासतों ने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की। और 1818 में तो अपनी जो मेन रियासतें हैं, हम देखते हैं मेवाड़, मारवाड़, हम देखते हैं जयपुर, ये बीकानेर, वो सारी रियासतों ने 1818 में अंग्रेजों के साथ संधि की है। 1823 में हम देखते हैं सबसे अंत में सिरोही नाम की रियासत, सिरोही के राजा शिव सिंह, तो शिव सिंह ने सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि की है। अपन को एक चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले पूछे तो अलवर का नाम ले सकते हैं, भरतपुर ने किया हालांकि सबसे पहले 1 महीने पहले, लेकिन इसकी संधि ज्यादा क्रियान्वित नहीं हो पाई थी। हम देख सकते हैं लास्ट में सबसे अंत में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली रियासत है कौन सी, ये सिरोही रियासत 1823 में। ठीक है, पहले में अपन अलवर का नाम ले सकते हैं। और अपन बख्तावर सिंह के बारे में देख लिया, इसने संधि की है। तेज सिंह के बारे में देखें तो आजादी के समय अलवर का राजा था ये, आजादी के समय अलवर का राजा कौन था, तेज सिंह। और महात्मा गांधी की हत्या में इसका नाम आता है, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट इसको बरी कर देता, क्लीन चिट देता है कि नहीं तूने कुछ गलत काम नहीं किया है। तो तेज सिंह जो राजा है, आजादी के समय अलवर का राजा था, और महात्मा गांधी की हत्या में इसका नाम आता है, लेकिन बाद में इनको क्या मिल जाती है, क्लीन चिट मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से। तो अलवर के बारे में अगर एक नाम अपन को पूछना हो तो प्रताप सिंह। बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों से संधि की सबसे पहले 1803 ईस्वी में। आगे चलेंगे अपन, इसके बाद में देखते हैं अलवर में विनय सिंह का नाम देखते हैं अपन। तो विनय सिंह कौन है, 1857 की क्रांति के समय अलवर का राजा है। 1857 की क्रांति के समय अलवर का राजा है। इसका एक नाम और है, बन्ने सिंह भी इसको कहा जाता है। बात करें इसमें अपनी माता मूसी महारानी की याद में कितने खंभों की छतरी बनाई इन्होंने, 80 खंभों की छतरी बनाई इन्होंने माता मूसी महारानी की याद में। तो इस छतरी की बात करें अपन, 2 मंजिला छतरी है, 2 मंजिला, जिसकी दूसरी मंजिल है उसमें रामायण और महाभारत के चित्र बने हुए। विनय सिंह के बारे में एक बात और करें, इनकी रानी है शीला के नाम पर इन्होंने सिली सेठ झील बनवाई इन्होंने।
अपनी रानी शीला के नाम पर सिलीसेड झील का निर्माण करवाया। इस सिलीसेड झील को कहा जाता है राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। देखो अपन ने देखी थी 12 खंभों की छतरी उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज के कुंभलगढ़ के किले में बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी जो अपने हट के लिए जाने जाने वाले जो हमीर है उन्होंने अपने पिता जैतर सिंह की याद में बनवाई है। 84 खंभों की छतरी अपन देखते हैं बूंदी में छतरुसाल की बनी हुई है। 80 खंभों की छतरी विनय सिंह ने अपनी माता मूसी महारानी की याद में बनवाई है। क्रांति के समय अलवर का राजा है बन्ने सिंह इसका एक नाम और है। अपनी रानी शीला के नाम पर सिलीसेड झील बनवाई जिसे हम कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन। आगे चलते हैं अपन अलवर के राजा जय सिंह के बारे में 2-4 बातें। सबसे पहले देखते हैं इसने एक तो BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, एक है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU और एक है सनातन धर्म कॉलेज। सनातन धर्म कॉलेज आर्य समाज की थी लाहौर में। उन सबके लिए आर्थिक मदद दी थी इसने। किसने? जय सिंह ने। और इसके बारे में बात करें जो नरेंद्र मंडल है जिसका अपन देखते हैं बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह उसके प्रथम चांसलर बनते हैं 1921 में नरेंद्र मंडल। उसके ये भी बाद में अध्यक्ष बनते हैं। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो गंगा सिंह तो देखते हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और ये अलवर के जय सिंह की प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। और इनके बारे में बात करें अलवर की राजभाषा इन्होंने उर्दू के स्थान पर कर दी, इन्होंने हिंदी। ऐसा करने वाले एक राजा और थे भरतपुर के किशन सिंह। भरतपुर के राजा किशन सिंह ने भी ये प्रयास किया था, ठीक है। और बात करें 10 दिसंबर 1903 को इन्होंने कहा आज के बाद में मेरी रियासत में बाल विवाह नहीं होगा और अनमेल विवाह नाम की चीज भी नहीं होगी। जिस विवाह का कोई मेल नहीं हो ऐसा विवाह भी नहीं होगा। इन्होंने कहा एक चीज और देखते हैं इनके बारे में कि 1925 में हम देखते हैं इनके समय निमुचना हत्याकांड की घटना होती है। अपन ने किसान आंदोलन में ये घटना पड़ी थी। और देखते हैं ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग इनके अलवर में आते हैं। अलवर में जब आते हैं तो सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया जाता है उस समय, ठीक है। 1933 में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ जाता है। तिजारा दंगे होते हैं उस समय। तिजारा दंगे के बाद इनको हटा दिया जाता है राजा के पद से। बाद में देखते हैं पेरिस चले जाते हैं और पेरिस चले जाने के बाद वहीं पे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जयसिंह के बारे में कुछ बातें थी कि BHU इनमें सब में इन्होंने आर्थिक मदद की। नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष बनते हैं, बाद में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। भरतपुर की जो किशन सिंह ने भी एक प्रयास किया था, राजभाषा उर्दू के स्थान पर हिंदी की थी, जय सिंह ने भी की। 1903 में बाल विवाह अनमेल विवाह इन पर रोक लगा देते हैं। 25 में निमुचना हत्याकांड पे देखते हैं कि यहाँ पे निमुचना हत्याकांड नाम की घटना होती है। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग अलवर आते हैं, सरिस्का पैलेस का निर्माण करवाया जाता है। और बाद में देखते हैं 33 में तिजारा दंगे होते हैं, उनको हटा दिया जाता है, ठीक है। अलवर में काम की बात इतनी थी। जाट वंश देखते हैं, जाट वंश की रियासतें कौन कौन सी थी। देखो भरतपुर और धौलपुर ये दोनों के दोनों जाट राजवंश की रियासतें थी। भरतपुर के बारे में तो भी कुछ चीजें अपन पढ़ेंगे, धौलपुर के बारे में ज्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, जरीना का मकबरा ये एक बार क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। कहाँ पे? धौलपुर में। ध्यान रखना भाई। करौली और जैसलमेर यदुवंशियों का शासन था, अपन पढ़ चुके हैं इसको। करौली में तो यादव वंश की जादौन शाखा का शासन था और जैसलमेर में बाटी शाखा का शासन था, ठीक है। भरतपुर और धौलपुर में जाट राजवंश का शासन था। तो धौलपुर में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, जरीना का मकबरा यहाँ पे था। भरतपुर के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना किसने की, सबसे पहले अपन देखते हैं। तो एक चीज अपन देखते हैं, भरतपुर के जो जाट राजवंश की स्थापना होती है उसके पहले एक दो बात देख लेते हैं। मथुरा में देखते हैं, मथुरा नाम का जो क्षेत्र है उसमें देखते हैं गोकुल नाम का एक जाट जमींदार था। पहले औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देता है, इसको विद्रोह का दमन कर दिया जाता बाद में। गोकुल नाम का एक जाट जमींदार, एक तो ये नाम ध्यान रखना। और फिर एक देखते हैं अपन सिनसिनी का एक जाट जमींदार, फिर एक और था बाद में राजाराम। तो ये सिकंदरा में आता है, सिकंदरा नामक क्षेत्र में। वह अकबर के मकबरे को लूट लेता है, अकबर के मकबरे को। और अकबर की जो अस्थियां थी उनको निकालकर अस्थियों को जला दिया जाता है। बाद में इसके भी विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो अलवर में जाट राजवंश, इस भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना होती है। उसके पहले दो बड़े नाम अपन को ध्यान रखने, एक तो गोकुल का नाम, एक राजाराम का नाम, ठीक है। अब चलते हैं अपन भरतपुर में जो जाट राज्य की स्थापना की, किसने की है? जो राजाराम ने की है, नहीं की है। राजाराम के जो भतीजे थे चूड़ामन, इन्होंने किसकी भरतपुर में जाट राजवंश की स्थापना की? चूड़ामन के बारे में एक चीज ध्यान रखना, भरतपुर में थूण किले का निर्माण करवाया इन्होंने, थूण किले का निर्माण करवाया, ठीक है। बदन सिंह बाद में देखते हैं जो इनके भतीजे। तो बदन सिंह और मोहकम सिंह, इनके बीच में जो राज्य की गद्दी को लेकर लड़ाई होती है, तो मोहकम सिंह हार जाते हैं और बदन सिंह जीत जाते हैं। क्यों? बदन सिंह का साथ दिया जयपुर के सवाई जयसिंह ने। अपन पढ़ चुके हैं ये बात, जयपुर के सवाई जयसिंह ने साथ दिया, ठीक है। उन्होंने साथ दिया और बदन सिंह को दी एक तो ब्रजराज की उपाधि।
कि आज के बाद में तुम क्या हो, ब्रज के राजा हो, और क्या हो, इनको और क्या दी, डीग की जागीर दी। एक चीज ध्यान रखना, जो डीग का किला है, डीग का किला, डीग का किला, उसका निर्माण किसने करवाया, बदन सिंह ने करवाया। डीग का जो जल महल है उसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया, उसके बारे में भी पढ़ेंगे अपन। राजाराम और राजाराम के भतीजे चोड़ामन ने यहाँ पे जाट राजवंश की स्थापना की, थूण किले का निर्माण करवाया। बदन सिंह के बारे में अपन ने बात की, सवाई जयसिंह की मदद से राजा बनते हैं, मोहकम सिंह को हराकर ब्रजराज और डीग की जागीर, इसकी इनको उपाधियां, जो ब्रजराज की उपाधि दी जाती है, और डीग की जागीर दी गई इनको सवाई जयसिंह के द्वारा, और डीग के किले का निर्माण करवाते हैं, कहाँ पे, भरतपुर में करवाते हैं। उसके बाद अपन आगे चलते हैं। महाराजा सूरजमल को क्या कहा जाता है, इनको जाटों का प्लेटो कहा जाता है, जाटों का अफलातून कहा जाता है। भरतपुर के जो शासक थे उनमें सबसे पराक्रमी शासक कौन थे, महाराजा सूरजमल ही थे, ठीक है। इनके बारे में ध्यान रखना। भरतपुर का जो किला है, भरतपुर के किले का निर्माण करवाया इन्होंने, भरतपुर के किले का निर्माण करवाया, और भरतपुर को अपनी क्या बनाया इन्होंने, अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। और जो डीग के जल महल है, डीग के जल महल, डीग के किले का निर्माण किसने करवाया, बदन सिंह ने। डीग के जल महल, इनको निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने करवाया। और इनके बारे में 2-3 बातें ध्यान रखना। इनकी रानी का नाम क्या था, इनकी रानी का नाम था किशोरी देवी, किशोरी देवी इनकी रानी का नाम था। और 1-2 चीज ध्यान रखना, इनके दरबारी थे मंगल सिंह, इनके दरबारी थे मंगल सिंह राजपुरोहित, जिन्होंने सुजान संवत विलास ये किताब लिखी है, सुजान संवत विलास किताब लिखी है, ठीक है। ये ध्यान रखना इनके बारे में। एक बार दिल्ली की तरफ जाते हैं तो वहां से नूरजहां का झूला उठाकर ले आते हैं, नूरजहां का झूला उठाकर लाते हैं और उसको भरतपुर के किले में लगवाते हैं। ये ध्यान रखना, कौन लेके आते हैं नूरजहां का झूला, महाराजा सूरजमल के बारे में 1-2 बातें और। इन्होंने प्रशासन का आधार बनाया योग्यता को। भाई साहब, जो योग्य होगा वो तो प्रशासन में नौकरी लग जाएगा, प्रशासन की उसको ड्यूटी दी जाएगी, प्रशासक बना दिया जाएगा, और जो योग्य नहीं होगा उसको ड्यूटी नहीं दी जाएगी। ये एक आर्थिक विशेषज्ञ थे, ये आर्थिक विशेषज्ञ थे। और कृषि के क्षेत्र में देखते हैं भरतपुर को बहुत आगे पहुंचाते हैं। फिर राजस्थान का एकीकरण होता है, उस टाइम हम देखते हैं कि कृषि विभाग किसको दिया गया, भरतपुर को दिया गया। क्यों, इनकी वजह से, इन्होंने कृषि के क्षेत्र में भरतपुर को बहुत आगे पहुंचा दिया था। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो, अफलातून, दोनों की दोनों बातें कहा जाता है इनको। भरतपुर के किले का निर्माण करवाते हैं, और फिर उसके बाद में अपन देखते हैं भरतपुर को अपनी राजधानी बनाते हैं। डीग के जो जल महल है उनका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया। इनकी रानी का नाम है किशोरी देवी, इनके दरबारी का नाम है मंगल सिंह राजपुरोहित, सुजान संवत विलास, वो किताब लिखते हैं। नूरजहां का किला अपने किले में लगवाते हैं, दिल्ली से लेकर आए थे। जो प्रशासन का आधार माना इन्होंने योग्यता को, आर्थिक विशेषज्ञता इनको हासिल थी। और अपन देखते हैं कृषि के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, ठीक है। और बात करें अपन महाराजा सूरजमल के बारे में। महाराजा सूरजमल ने, देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कंट्रोवर्सी रही थी इसमें, कौन से मराठा सैनिकों की कौन से युद्ध में इन्होंने शरण दी थी। पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें तो दे ही नहीं सकते, क्यों, ये होता 1526 में। किस के बीच में, एक तरफ होता है बाबर और दूसरी तरफ होते हैं इब्राहिम लोधी। तो पानीपत का पहला युद्ध तो यहाँ होता है जिसमें बाबर जीत जाता है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है उसमें भी नहीं दे सकते, क्यों, कब होता है, 1556। किस के बीच में होता है, बाबर का बेटा अकबर का बेटा नहीं, बाबर का बेटा हुमायूं का बेटा अकबर और हेमू, इनके बीच में युद्ध होता है। अकबर और हेमू के बीच में युद्ध होता है पानीपत का दूसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में होता है। किसके बीच में, एक तरफ होते हैं मराठे, सदाशिव राव होता है इनकी तरफ से, और एक तरफ होता है अहमद शाह। तो ये अहमद शाह ये जीत जाता है इसमें। तो अपन देखते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में 1761 में होता है। इस युद्ध में भागते हुए जो मराठा सैनिक उनकी मदद करते हैं कौन, महाराजा सूरजमल करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट अभी। और उसके बाद अपन देखते हैं दिल्ली के किले में एक अष्टधातु के दरवाजे लगे हुए हैं। वो दरवाजे भरतपुर के किले में किसने लगवाए, सूरजमल के बारे में जो बातें थी अपन कर चुके हैं। अब अपन जवाहर सिंह के बारे में बात करेंगे। भरतपुर के किले में जो अष्टधातु के दरवाजे लगे हुए हैं वो इन्होंने लगवाए। कहां से लेकर आए थे, दिल्ली से लेकर आए थे। दरअसल जब अकबर चित्तौड़ का जो शाखा होता है, तीसरा शाखा होता है, चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तो उस चित्तौड़ के किले में जो दरवाजे लगे हुए थे अकबर वहां से उनको ले जाता है और आगरा के किले में लगवा देता है। औरंगजेब आगरा से उनको ले आता है दिल्ली से अपने जवाहर सिंह ले आते हैं उनको, कहां पर, भरतपुर के किले में लाकर उनको लगवा देते हैं, ठीक है। अपने दरवाजे थे राजस्थान वालों के, राजस्थान में वापस आ गए। इस जीत के उपलक्ष्य में जवाहर बुर्ज का निर्माण करवाया जाता है।
जवाहर बुर्ज का निर्माण भरतपुर के किले में, ध्यान रखना है, जहां पर जो भरतपुर के राजा महाराजा थे, बाद में जो राजा थे, उनका राज्याभिषेक किया जाता था, राज्याभिषेक या राज तिलक किया जाता था उनका, ठीक है, ये ध्यान रखना। जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया, जीत गए हम, ठीक है, इस जो उपलक्ष्य पर, ठीक है। और जो किले का जो अष्टधातु के दरवाजे जवाहर सिंह ने लगवाए यहाँ पे। रणजीत सिंह के बारे में एक दो बात अपन अभी करते हैं। लोहागढ़ का किला किसको कहा जाता है? जो भरतपुर का किला, उसी को क्या कहा जाता है? लोहागढ़ का किला। कारण है भाई साहब, क्या कारण है? जो दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध था, द्वितीय अंग्रेज और मराठाओं के बीच में युद्ध था, आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1803 ईस्वी में। तो उसमें एक मराठा सैनिक था जसवंत राव होलकर, वो आता किसके पास? रणजीत सिंह के पास। भरतपुर का राजा कौन था उस समय? रणजीत सिंह के पास आता, रणजीत सिंह ने उसको शरण दे दी, जो अपने रणथंभौर के हमीर है उसके समान शरण दे दी। अब तेरे को शरण दे दी तो शरण तेरे को देंगे। इसके एवज में अपन देखते हैं अंग्रेज नाराज हो जाते हैं। अंग्रेजों का एक अधिकारी लॉर्ड लेक भरतपुर का जो किला है उस पर अटैक करता है। कितनी बार? 5 बार अटैक करता है। स्टार लगा लेना, किसी ने पूछा हुआ है। 5 बार अटैक करता है, लेकिन 5 बार में जो भरतपुर का किला है उसको जीत नहीं पाता। उसके बाद से इस किले को क्या कहा गया? लोहागढ़ का किला कहा गया। जो भरतपुर का किला है उसमें देखते हैं एक तो दो उसमें बने हुए परकोटे बने हुए, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं उसके चारों तरफ एक बनी हुई नहर बनी हुई है, जिसको सुजान गंगा चैनल कहा जाता है, या सुजान गंगा नहर कहा जाता है उसको, ठीक है। सुजान गंगा जो नहर बनी हुई है उसमें चारों तरफ पहले खाई बनी हुई है, खाई में पानी भर दिया जाता है, और फिर इसके बाद में परकोटे, एक नहीं 2 परकोटे। लॉर्ड लेक अंग्रेज अधिकारी 5 बार अटैक करता, 5 बार भी नहीं जीत पाता भरतपुर के किले को। उसके बाद कह दिया जाता लोहागढ़ का किला। कौन राजा था? रणजीत सिंह राजा था। जसवंत राव जो होलकर है उसकी मदद करी थी दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध के समय, ठीक है। और इस जो उसके बाद ये सारी बातें अपन ने देख ली, ठीक है, ध्यान रख लेना, ठीक है। और एक चीज इसमें देख लेना, देखो तो जो रणजीत सिंह ने फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था, फतेह हासिल कर ली किस पे? अंग्रेजों पे। फतेह बुर्ज का निर्माण करवाया था इस विजय की उपलक्ष्य में, ठीक है। आगे चलें, कर्नल जेम्स टोड के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। कर्नल जेम्स टोड जिन्होंने राजस्थान का इतिहास लिखा, ठीक है, तो इंग्लैंड के निवासी थे। 1800 ईस्वी में कहाँ पे आते हैं? भारत आते हैं। फिर अंग्रेजों ने इनको कुछ ड्यूटी दी। क्या दी? पश्चिमी राजपूत स्टेट्स, वहां का पॉलिटिकल एजेंट बनाकर 1817-18 में इनको उदयपुर की तरफ भेजते हैं। ये आते हैं भाई साहब, राजस्थान के इतिहास के जनक ही कहलाने लग गए। क्यों? राजस्थान पे घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं, घोड़े पे घूम घूम के राजस्थान को देखा और उसका इतिहास लिख दिया। कौन सी किताब में? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की एक किताब है। उस किताब में इन्होंने क्या लिख दिया? राजस्थान का इतिहास लिख दिया। इन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था, या उसको कहा जाता है फ्यूडल सिस्टम। क्वेश्चन आता है भाई साहब, राजस्थान के फ्यूडल सिस्टम के बारे में किसने लिखा है? कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना। जो राजस्थान का फ्यूडल सिस्टम है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। क्या होता है अपना फ्यूडल सिस्टम का मतलब? सामंती व्यवस्था अपनी यही होती है कि एक तरफ से अपनी जो अपना एक राज्य होता है, रियासत होती थी, उसमें यहाँ बीच में होता था अपना एक राजा, ठीक है। राजा के पास जो राजधानी थी उसमें राजा होता था, और राजा अपने जो बाकी जो ठिकाने थे अपने राज्य के, रियासत के, वो बांट देता था अपने रिश्तेदारों को या फिर अपने सगे संबंधियों को, उनको सगे संबंधियों या अपने दोस्तों वगैरह को, अपने जो जानकार लोग थे उनको अपने ये क्या बांट देता था? रियासतें बांट देता था इस तरीके से। तो हमारी जो सामंतवादी व्यवस्था वो टेंट के समान है, और एक नौकर और सेवक वाले संबंधों पे नहीं, सहगोत्रीय रक्त संबंधों पे आधारित है। सहगोत्रीय इंग्लैंड में नौकर और सेवक पे आधारित होता था। मतलब एक राजा क्या हुआ, एक राजा यहाँ का क्या हुआ, एक शासक हुआ, और जो सामंत एक तरीके से उनके नौकर हुए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ रक्त संबंधों पे आधारित व्यवस्था है। सहगोत्रीय रक्त संबंधों पे आधारित व्यवस्था है, रक्त संबंधों पे आधारित व्यवस्था है। ये अपन ने बात की कर्नल जेम्स टोड ने कहा किसके बारे में? राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में। ध्यान रखना कर्नल जेम्स टोड को, ठीक है। मुंडियारी ख्यात, सारी जो नैनसिरी ख्यात उसके बारे में अपन ने देख ली थी, जोधपुर में पढ़ा था। दयालदास सिडायचरी ख्यात वो अपन ने कहाँ देखी थी? बीकानेर का इतिहास पढ़ा था वो उसमें, ठीक है। अब ये किस वंश का उल्लेख मिलता है इसमें? राठौड़ वंश का उल्लेख मिलता है। क्यों? इस जो ख्यात को राठौड़री ख्यात भी कहा जाता है, राठौड़री ख्यात भी इसको कहा जाता है। राव सिया राठौड़ा का आदि पुरुष माना जाता है। राव सिया से लेकर जसवंत सिंह तक का इतिहास मिलता है इसमें, ठीक है। मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों पर प्रकाश डालती है ये ख्यात
ख्यात मतलब ऐसी एक जो ग्रंथ होता है जिसमें क्या होता है, विभिन्न वंशों की वंशावली का पता लगता है, उनके इतिहास के बारे में पता लगता है। तो मुंडियारी ख्यात राठौड़ जो राजवंश का उसमें उल्लेख मिलता है, राठौड़ ख्यात कहा जाता है। राव सिंह से जसवंत सिंह तक का इतिहास मिलता है। मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों पे क्या डालती है, प्रकाश डालती है। आगे चलते हैं अपन, एक तरफ किताब है एक तरफ ग्रंथ है। जग्गा खिड़िया इन्होंने लिखी एक वचनिका। वचनिका राजस्थानी भाषा के वे ग्रंथ जिनमें अपभ्रंश मिश्रित होती है उसको कहा जाता है वचनिका कहा जाता है। राठौड़ रतन सिंह महेश दासोत्री, ये वचनिका लिखी है किसने, जग्गा खिड़िया ने। राठौड़ रतन सिंह ने रतलाम का राजा था जो धर्मत के युद्ध में मारा गया था। अपन को इतना ध्यान नहीं रखना, अपन को ध्यान रखना जग्गा खिड़िया, वचनिका राठौड़ रतन सिंह दासोत्री। केशवदास गार्डन जोधपुर के राजा गज सिंह, जसवंत सिंह के जो पिता गज सिंह उनके दरबारी थे, इन्होंने लिखा किसके बारे में, अमर सिंह राठौड़ दुआ। वही अमर सिंह जो देखते हैं अपन कटार का धनी है, वही अमर सिंह जिनके टाइम हम देखते हैं बीकानेर के कर्ण सिंह जांगलदर बादशाह के साथ होता है मतीरे की राड 1644 में। कृष्णानंद व्यास इन्होंने लिखा राग कल्पद्रुम, और राधा कृष्ण इन्होंने लिखा राग रत्नाकर। इस तरीके से याद कर लेना, कृष्ण दोनों में आ रहा है, ठीक है, और अपने देखें राग दोनों में आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, राधा में क्या आ रहा है, रा आ रहा है, तो यहाँ पे रत्नाकर है इसमें रा आ रहा है, ठीक है, और कल्पद्रुम इसमें आ रहा है। उस तरीके से याद रखना, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम, और देखें राधा कृष्ण इन्होंने लिखा राग रत्नाकर लिखा है, ठीक है। ये कुछ बुक्स के बारे में अपन ने बात की। तो कुल मिला के ये थोड़ी बहुत बातें थी कि देखिए अपन ने थोड़ी बहुत। अब देखिए उसके बाद में देखेंगे जो पाषाणकालीन सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में देखेंगे। पाषाणकालीन सभ्यताएं, सिंधु घाटी की जो सभ्यताएं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की पाषाणकालीन जो सभ्यताएं वो कौन कौन सी है। पाषाणकालीन सभ्यताओं की बात करें, बागोर, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, जायल, टिडवाना, ये सभी की सभी सभ्यताएं पाषाणकालीन की सभ्यताएं। और ये जो कालीबंगा और आहड़ सभ्यताएं, एक और है सोथी सभ्यता, ये सब सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यताएं राजस्थान की, ये सिंधु घाटी सभ्यताएं, ठीक है। ये तो सिंधु घाटी सभ्यताएं, कालीबंगा और आहड़, और जो ऊपर वाली सारी है वो पाषाणकालीन सभ्यताएं कहाँ की, राजस्थान की है। बात करें थोड़ा बहुत बागोर के बारे में, तो बागोर कहाँ है, बागोर भीलवाड़ा में, कोई नदी के किनारे है, बिल्कुल कोठारी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, ठीक है, कोठारी नदी के किनारे। ये तिलवाड़ा कहाँ है, ये बाड़मेर में, लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे, ठीक है। बूढ़ा पुष्कर, इनको ध्यान, पुष्कर में पता कहाँ, अजमेर में, तो उस तरीके से इसको ध्यान रखना, अजमेर में। इनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं रखना अपन को। ये कहाँ है, जायल, जायल के राजा जिंदराव खिंची को मारकर, अब जिंदराव खिंची के खिलाफ युद्ध करते हैं कौन, पाबूजी, तो वहाँ देखते हैं अपन नागौर, जायल का है नागौर में। डीडवाना, ये कहाँ है, नागौर में। तो इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना। अब एक दो बात और कर लेते हैं बागोर के बारे में। तो एक चीज देखते हैं कि यहाँ किसके पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और पशुपालन के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तिलवाड़ा पे मिलते हैं। एक चीज ध्यान रखना, दोनों के जो उत्खननकर्ता, इनकी खुदाई किसने की, उत्खननकर्ता किसने की थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, ये इनके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने इनकी उत्खनन किया। तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, और वीरेंद्रनाथ मिश्र ने क्या किया, इनका जो उत्खनन किया। और एक चीज देखते हैं अपने तिलवाड़ा के बारे में, यहाँ अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं, अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। और जो बागोर वगैरह के बारे में बातें वो भी बात कर लेते हैं, और ठीक है। आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसको कहा जाता है, आदिम संस्कृति का संग्रहालय, कौन सी सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है, जो बागोर नाम की जो सभ्यता है, जो भीलवाड़ा में कोठारी नदी के किनारे, उसी को कहा जाता है, ठीक है। पाषाणकालीन अवशेष वगैरह मिलते हैं इसी वजह से। और बागोर के बारे में एक चीज ध्यान रखना है, पुरातत्व के स्थल है महासतियों का टीला, महासतियों का टीला क्या है, महासतियों का टीला क्या है, एक पुरातात्विक स्थल है, पुरातात्विक स्थल कहां पर, बागोर में, ठीक है। एक चीज अपन ने देखा था, आहड़ की महासतियां, आहड़ की महासतियां, तो आहड़ की महासतियों में क्या है, मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश है, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की छत्रियां हैं, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की छत्रियां कहां बनी हुई है, आहड़ की महासतियों में। सबसे पहली छत्री किसकी बनी हुई है, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह प्रथम,
अमर सिंह प्रथम की बनी हुई है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अपन ने बात की आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर सभ्यता को कहा जाता है। यहाँ महासतियों का टीला नाम की एक पुरातत्व की स्थल है, नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाना। आहड़ की महासतियां अलग चीज है, क्या है, वहां पे मेवाड़ के जो सिसोदिया राजवंश उनकी छत्रियां बनी हुई है, ठीक है। सबसे पहली मेवाड़ के जो महाराजा है, महाराणा थे अमर सिंह प्रथम, उनकी छतरी बनी हुई है। आगे चलते हैं अपन, कालीबंगा सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है कि नहीं सत्य, जो गलत है अपन जानते हैं इसके बारे में, सारे के सारे सही कथन है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानते कुछ बातें। कालीबंगा इसका मतलब क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़िया, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा हुआ एक बार, काली चूड़िया, काली चूड़िया, ये कालीबंगा का मतलब होता है। और कुछ बात करें, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है ये, ठीक है। सबसे पहले 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। उसके बाद देखते हैं 1961 से 1969 तक उत्खनन किया था इसका बीबी लाल और बीके थापर ने इसका उत्खनन किया था। ये एक नगरीय सभ्यता है। अब अभी अपन आहड़ सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, तो आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और ये जो कालीबंगा क्या है, एक नगरीय सभ्यता है, ठीक है। उसमें अपन देखते हैं सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। अब देखो एक नगरीय सभ्यता है, तो इस नगरीय सभ्यता में क्या हुआ करते थे, इसमें दो प्रकार के टीले हुआ करते थे। एक हुआ करता था पूर्वी टीला और एक पश्चिमी। तो पश्चिमी टीला था वो एक साधारण बस्ती हुआ करती थी, मतलब जनता, ऐसे कह सकते हैं अपन। पश्चिमी टीला था उस तरफ रहती थी जनता, और जो पूर्वी टीला था वो एक तरीके से दुर्ग टीला था, और दुर्ग में कौन रहेगा, शासक। हमने बात की कालीबंगा सभ्यता की, एक नगरीय सभ्यता थी, इसमें एक पश्चिमी टीला हुआ करता था और एक पूर्वी टीला हुआ करता था। अपन ने यहाँ खुदाई की, उसके बाद में पता लगता है इसको दुर्ग टीला कहा जाता है, मतलब यहाँ शासक वर्ग रहा करता था। और पश्चिमी टीला ये साधारण बस्ती के लिए था, मतलब आम जनता कहाँ रहती थी, पश्चिमी वाले क्षेत्र की तरफ रहती थी। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे, और जो घर थे, जो सड़कें समकोण पर काटती थी, और घर थे उनके जो दरवाजे थे सड़क की तरफ नहीं खुलकर पीछे की तरफ दरवाजे खुला करते थे। ये ध्यान रखना एक चीज, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ लकड़ी की नालियां बनी हुई है, मतलब इसका मतलब एक गरीब सभ्यता है, दीनहीन सभ्यता है। जब नालियां भी किसकी बनी हुई है, पत्थर की नहीं बनी हुई है, लकड़ी की नालियां बनी हुई है, ये एक चीज ध्यान रखना। और फिर देखते हैं सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य अपन को कहां से मिलते हैं, सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य वो भी अपन को कालीबंगा से मिलते हैं, ठीक है। और कच्ची और जो कह सकते हैं कच्ची और अलंकृत ईंटें, उनसे वगैरह यहाँ पे मकान वगैरह बनाए जाते थे। और कालीबंगा के बारे में दो चार बातें अपन अभी और करते हैं। सबसे पहले देखा, कालीबंगा का मतलब होता है काली चूड़िया, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। 61 से 59 तक बीबी लाल और बीके थापर उन्होंने इसकी खोज की थी। एक नगरीय सभ्यता, आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है, ठीक है। लकड़ी की नालियां बनी हुई, इसलिए इसको दीनहीन सभ्यता कहेंगे अपन, ठीक है। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से। और पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, पश्चिम की तरफ जनता रहती थी, पूर्व की तरफ अपन देखते हैं कौन, शासक वर्ग रहा करता था। और बात करें दीनहीन सभ्यता किसको कहा जाता है, अभी अपन ने देखा कालीबंगा को कहा जाता है। और इसको कहा गया सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। सिंधु घाटी सभ्यता की उसको तीसरी राजधानी भी कहा जाता है, और वो सभ्यता कौन सी है, कालीबंगा सभ्यता। किसने कहा इसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, एक इतिहासकार है डॉक्टर दशरथ शर्मा, उन्होंने कहा। क्यों, पहली और दूसरी कौन सी है, हड़प्पा पहली, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पहली, दूसरी जो क्या है राजधानी है सिंधु घाटी सभ्यता की, और तीसरी राजधानी कालीबंगा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ऐसा अपना मत रखते हैं। कालीबंगा में और कुछ बातें अपन देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ अपन को क्या मिलता है, युग्मित समाधान मिलते हैं, युग्मित समाधान सब मिलते हैं, युग्म में मिलते हैं। और यहाँ पे अपन को क्या मिलते हैं, अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं, अग्नि वेदिकाएं मिलते हैं अपन को 7। यहां अपन को भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, कालीबंगा में भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं। यहां से हमें एक बेलनाकार मोहर मिली है, बेलनाकार मोहर मिली है। वो बेलनाकार मोहर हमें क्या बताती है कि इन जो कालीबंगा वाले थे इनका संबंध था मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया से संबंध बताती है। या स्वास्तिक चिन्ह के प्रमाण मिलते हैं। और यहां के लोग दो फसल उगाया करते थे, चना और सरसों वगैरह
कहीं गेहूं जौ के भी प्रमाण मिल जाते हैं। ये थी वो थी, वो अपने काम की बात नहीं, 2 फसल उगाया करते थे। कालीबंगा दिनहीन सभ्यता कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। किसने कहा? डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कहा यह बात। कालीबंगा युग्मित समाधान, अग्नि वेदिकाएं, भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ से, बेलनाकार मोहर मिलती है जो ये बताती है कि मेसोपोटामिया से इनके क्या थे, संबंध थे, स्वास्तिक चिन्ह के यहाँ प्रमाण मिलते हैं। ये ध्यान रखना, कालीबंगा के बारे में खूब सारी बातें कर ली अपन ने। अब बात करें सोती सभ्यता। सोती सभ्यता और कुछ नहीं, ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता है, उसकी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता के टाइम की। तो सोती सभ्यता बीकानेर के आसपास की सभ्यता है, बीकानेर के आसपास की सभ्यता, मतलब मेनली अपन देखते हैं हनुमानगढ़, बीकानेर के आसपास वाले क्षेत्र में, हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे की सभ्यता है, ठीक है, सोती सभ्यता। इसको क्या कहा जाता है? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल। बिल्कुल, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता यहीं से स्टार्ट हुई, ऐसा किसने कहा? संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल, इसको डॉक्टर दशरथ शर्मा ने ऐसा बात कही थी। और इसको कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। अमलानंद घोष ने कही थी ऐसी बात, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। इसमें काम की बात, संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल भी कहा जाता है इसको, कालीबंगा प्रथम, दोनों की दोनों बातें किसको कहा जाता है? सोती सभ्यता को। आगे चलते हैं अपन आहड़ सभ्यता के बारे में बात करते हैं, काम की बातें, इसमें खूब काम की बातें। आहड़ सभ्यता कहाँ है? देखो ये इसको बनास सभ्यता भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये सभ्यता कहाँ स्थित है? आहड़ सभ्यता उदयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी। और बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी कौन सी? आयड़ या बेडज नदी के किनारे स्थित है सभ्यता, आयड़ या बेडज के किनारे, इसलिए इसको कहा जाता है बनास सभ्यता, ये भी इसका नाम है। इसको मृतकों के टीलों की सभ्यता भी कहा जाता है, स्टार लगा लेना। क्यों? क्योंकि इस सभ्यता के 8 बार उजड़ने, 8 बार इसके उजड़ने और 8 बार इसके बसने के प्रमाण मिले कि ये सभ्यता 8 बार उजड़ चुकी है, 8 बार ये बस चुकी है, इसलिए मृतकों के टीलों की सभ्यता आहड़ सभ्यता। और अपन देखते हैं आघाटपुर भी इसको एक नाम बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसका प्राचीनतम नाम, इस सभ्यता का प्राचीनतम नाम क्या है? आघाटपुर। इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है, क्यों? तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहां से, तांबा गलाने की भट्टियां मिली है यहां से। हम बात करें इसको धूलकोट भी कहा जाता है, नहीं बिल्कुल नहीं कहा जाता है इसको धूलकोट। धूलकोट क्या है? जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता में अपन देखते हैं यहाँ पे एक ऊंचा टीला है, आहड़ सभ्यता इसकी खुदाई हो रही थी तो वहां से एक ऊंचा टीला मिला। उस ऊंचे टीले को स्थानीय भाषा में, उस ऊंचे टीले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धूलकोट कहा जाता है। डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल है, उन्होंने इसकी खुदाई करी थी। हमने देखा आहड़ सभ्यता उदयपुर में बनास की सहायक नदी आयड़ और बेडज के किनारे स्थित है, इसलिए इसको बनास सभ्यता कहा जाता है। मृतकों के टीलों की सभ्यता है, 8 बार इसके उजड़ने और बसने के प्रमाण मिले अपन को। आघाटपुर कहा जाता है इसको, प्राचीनतम नाम है इसका, ठीक है। ताम्रवती नगरी कहा जाता है इसको, तांबा गलाने की भट्टियां मिली यहाँ से। अपन देखते हैं धूलकोट एक शब्द है यहाँ पे, ये इसका एक प्राचीन नाम नहीं है, चारों इसके प्राचीन नाम है, प्राचीनतम नाम है इसके, अन्य नाम बोल सकते हैं अपन आहड़ सभ्यता के। धूलकोट ये क्या है? ऊंचा टीला है। कहां से मिला अपन को? आहड़ से मिला है, और इसको स्थानीय भाषा में क्या कहा गया? धूलकोट कहा गया। आर.सी. अग्रवाल ने इसकी खुदाई करी थी। आप इतनी बातें ध्यान रख लेना इसके बारे में। आगे चलते हैं अपन आहड़ सभ्यता के बारे में 2-4 बातें और करते हैं, काम की बातें। ये एक ताम्रयुगीन और लोहयुगीन दोनों की दोनों सभ्यताओं के अवशेष यहाँ से अपन को मिलते हैं। देखो अपन ने बात करी थी अभी कालीबंगा, कालीबंगा एक नगरीय सभ्यता है, और ग्रामीण सभ्यता कौन है? आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। और बात करें यहां से हमें संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है, क्यों? क्योंकि एक ही घर से, एक ही घर से, एक ही घर से 6 से लेकर 8 तक चूल्हे मिले, एक ही घर से 6 से लेकर 8 तक चूल्हे मिले, मतलब संयुक्त परिवार हुआ करता था। सामूहिक भोज की जानकारी अपन को यहां से मिलती है। कहां से? आहड़ से मिलती है, संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। यहां से काले व लाल मृद भांड, मृद भांड का मतलब मिट्टी के बर्तन मिले, उन मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता था गोरे या कोठ कहा जाता था, गोरे या कोठ, ये इसका नाम है, ध्यान रखना। पूछा जा सकता है आपको गोरे या कोठ क्या है? आहड़ सभ्यता से जो काले और लाल जो मृद भांड, अनाज रखने के बड़े बड़े जो बर्तन मिले, अनाज रखने के बड़े बड़े बर्तन, उनको कहा जाता है गोरे या कोठ। अनाज रखने के, अनाज रखा जाता था उसमें बड़े बड़े बर्तन, मृद मिट्टी के बर्तन, ठीक है। बिना हत्थे के यहाँ से अपन को क्या मिले? जलपात्र। और ऐसे के ऐसे जलपात्र अपन को ईरान से भी मिले हैं,
कहाँ से मिले? ईरान से। जब ईरान से भी ऐसे जलपात्र मिले अपन को, ऐसे के ऐसे जलपात्र आड़ से भी मिले, मतलब इनके और ईरान वालों को क्या थे? संबंध थे। ये बात भी अपन को यहाँ से पता लगती है। यहाँ से मिला अपन को बनासियन बुल। तो बनासियन बुल ध्यान रखना कहाँ से? बनास सभ्यता कौन सी है? आहड़ सभ्यता। बनासियन बुल, बुल का मतलब बेल। तो यहाँ से ध्यान रख लेना, मिट्टी का बना बेल की, जो मिट्टी की बनी बेल की मूर्ति बनासियन बुल, वो भी अपन को कहां से मिली है? आहड़ से मिली है। यूनानी मुद्रा यहां से प्राप्त हुई है। उसी यूनानी मुद्रा पे अपन देखते हैं, इसमें अपोलो का चित्र बना हुआ है। हमने काम की बात की आहड़ सभ्यता के बारे में। ताम्र युगीन सभ्यता भी है और ये लोह युगीन सभ्यता भी। एक ग्रामीण सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता कालीबंगा थी। ठीक है, संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। 6 से 8 चूल्हे एक परिवार में मिलते हैं। सामूहिक भोज की जानकारी भी अपन को मिल सकती है, यहाँ से जो मिली है अपन बोल सकते हैं। अनाज रखने के बड़े बड़े पात्र हुआ करते थे, उनको अपन देखते हैं काले व लाल मृदभांड मिले, जिनको गोरे या कोट कहा जाता था। बिना आते के जलपात्र मिले अपन को, जो ईरान की सभ्यता से मिले हैं। बनासियन बुल अपन देखते हैं, जो मिट्टी की यहाँ पे बेल की मूर्ति मिली है। और अपन देखते हैं यूनानी मुद्रा, और इस यूनानी मुद्रा पे देखते हैं अपोलो का चित्र बना हुआ। आगे चलते हैं अपन इसके बारे में। आहड़ सभ्यता के उत्खनन करता किस किसने उसकी खुदाई करी? अक्षय कीर्ति व्यास, चलो सबसे पहले उन्होंने करी है। रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र और हसमुख धीरज सांकलिया। ठीक है, चारों नाम अपन को ध्यान रहने चाहिए। अक्षय कीर्ति व्यास, रतन चंद्र अग्रवाल, वीरेंद्रनाथ मिश्र, हसमुख धीरज सांकलिया। ठीक है, सबसे पहले अक्षय कीर्ति व्यास है, इन्होंने इसका उत्खनन किया था। ठीक है, आहड़ सभ्यता के बारे में। आगे चले, अब जनपद के बारे में। ये अपन बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, पहले पाषाण काल की बात की अपन ने, फिर सिंधु घाटी सभ्यता की बात की। अब हम जो महाजनपद काल है उनकी बात करेंगे। एक है मत्स्य, एक है सूरसेन, कुरु और सिवी जनपद। इनके बारे में बात करें। मत्स्य जनपद जो वर्तमान का अलवर है प्लस थोड़ा बहुत जयपुर का क्षेत्र। अभी अलवर के बारे में बात करेंगे अपने, ये अलवर है ऐसे मान लेना। ठीक है, एक अपना सूरसेन। सूरसेन अपन बोल सकते हैं अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, मेनली BCD इस क्षेत्र को कहा जाता है। अलवर का भी थोड़ा बहुत पार्ट आप उसमें मान सकते हो। ठीक है, कुरु जो अपना अलवर का उत्तरी वाला भाग है, उत्तर वाला भाग, ये अलवर है। तो अलवर का जो उत्तर वाला भाग है मेनली, उसको तो कह दिया अपन ने कुरु। ठीक है, और अलवर का जो पूर्वी भाग है उसको कह दिया क्या? सूरसेन, उसको कह दिया सूरसेन। और जो अलवर का दक्षिण पश्चिम वाला भाग है, दक्षिण पश्चिम वाला भाग, उसको कह दिया अपन ने क्या? मत्स्य। ये जनपद हुआ करते थे पहले उस समय, महाजनपद काल में। ये जनपद एक मत्स्य जनपद था। इसकी राजधानी कौन सी थी इस जनपद की? इसकी राजधानी थी बैराट। वही बैराट जिसको आज अपन विराटनगर के नाम से जानते हैं। वही बैराट जिसको आज अपन विराटनगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, मत्स्य की राजधानी। सूरसेन, इसकी राजधानी मथुरा। कौरव से ध्यान रखना, महाभारत के टाइम पे इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। दिल्ली वाला क्षेत्र जो आज का। अपन ने पहले 3 जनपद की बात की। एक मत्स्य जनपद है, बैराट, विराटनगर इसकी राजधानी थी, आज का जो विराटनगर है। और बैराट इसका नाम था पहले अलवर और जयपुर वाला क्षेत्र, मेनली अलवर। और फिर सूरसेन अपन बोलते हैं दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है ना, सूरसेन बोलते हैं अपन मेनली ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। इसकी राजधानी थी मथुरा। और कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ और दिल्ली। ठीक है, अपन आज का जो दिल्ली। सिवी जनपद के बारे में ध्यान रखना, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। मध्यमिका कौन से जनपद की राजधानी थी? सिवी जनपद की राजधानी। सिवी जनपद कहाँ है? आज का जो हमारा राजस्थान है, उस आज के राजस्थान में हमारा एक तो उदयपुर प्लस चित्तौड़गढ़, जो वर्तमान का उदयपुर और चित्तौड़गढ़ है, वहां पे पहले सिवी जनपद हुआ करता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसकी राजधानी थी मध्यमिका, जिसका एक नाम मध्यमिका भी है। मध्यमिका और उसका एक नाम नगरी भी है। इसके बारे में बात करेंगे अपन, नगरी के बारे में। इसकी जो और सिवी जनपद, यहाँ पे किसने राज किया था? पंजाब से एक जाति आई थी, पंजाब से आने वाली सिवी जाति, उसने राज किया था। कहां पर? सिवी जनपद में। कहां है ये? आज का जो हमारा उदयपुर है, आज का जो हमारा चित्तौड़गढ़ है, वहां पे ये सिवी जनपद हुआ करता था। उसकी राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका और नगरी। ये जो मध्यमिका नगरी, ये आज जो वर्तमान में कौन से क्षेत्र में? ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना अपने। मध्यमिका नगरी। मध्यमिका और मध्यमिका ये तो इसके पुराने नाम थे और वर्तमान में इसको नगरी के नाम से जाना जाता है। नगरी के बारे में 2-3 बातें और करते हैं, अभी आगे आओ। अब देखो, नगरी के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? चित्तौड़गढ़ में है ये। कहां पर? बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन है? नगरी स्थित है। ठीक है, इसको कहा जाता है राजस्थान का पहला उत्खनन स्थल। किसको? नगरी को। नगरी, मध्यमिका तीनों नाम है इसका। किसकी राजधानी थी? सिवी जनपद की राजधानी थी। इसके उत्खनन करता डॉक्टर D.R. भंडारकर। इसको ऐसे याद कर लेना, नगरी
डी.आर. भंडारकर। भंडारकर ने क्या कहा, अरे देखो अपन यहाँ क्या करते हैं, खुदाई करते हैं, अपन को क्या मिलेगा, भंडारे भंडार मिलेंगे। किसके, कुछ खजाना मिलेगा अपन को, खजाने के भंडारे भंडार मिलेंगे। तो सबसे पहले खुदाई किसने की, सबसे पहला उत्खनन स्थल नगरी। नगरी में अपन को क्या मिलेगा, खजाना खजाना मिलेगा। तो सबसे पहले डी.आर. भंडारकर, डी.आर. ने डिग किया और भंडारे भंडार उसको मिल गए। उस तरीके से याद रख लेना, डी.आर. भंडारकर। और सबसे पहले कौन सी नगरी, चित्तौड़गढ़ में बेड़च नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ से अपन देखते हैं गोसुंडी शिलालेख अपन को मिलता है, कहाँ से, नगरी से मिलता है गोसुंडी शिलालेख, जिसमें देखते हैं 2री शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है ये। क्या कोई खास बात है क्या शिलालेख की, हाँ बिल्कुल है। क्या खास बात है इसकी, वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय की जानकारी देने वाला, राजस्थान का जानकारी देने वाला प्राचीनतम क्या है शिलालेख है, वैष्णव संप्रदाय या भागवत संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय की जानकारी देने वाला प्राचीनतम शिलालेख है। किसमें, संस्कृत भाषा, संस्कृत लिपि ब्राह्मी, इतना ध्यान रखना आप तो, भाषा संस्कृत, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। और अपन ने देखा था गोसुंडी बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा, उसकी बेटी थी कौन, श्रृंगार कंवर, उसने निर्माण करवाया था, ठीक है। गोसुंडी शिलालेख ये ध्यान रखना। नगरी के बारे में अपन ने बात की। उसके बाद अपन आगे चलें, मालव जनपद के बारे में बात कर लेते हैं। मालव जनपद, तो मालव जनपद जो आज वाला जो जयपुर और टोंक वाला क्षेत्र उसमें स्थित है। इसकी राजधानी, अब देखो अपन ने अभी बात की थी नगरी की बात की थी, वो कहाँ है, चित्तौड़ में स्थित है। और जो नगर ये कहाँ, टोंक में, नगर टोंक में। किसकी राजधानी है, मालव जनपद की राजधानी, कहाँ, जयपुर और टोंक में, ठीक है। खेड़ा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, खेड़ा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। और यहाँ स्थित एक स्थान है यहाँ पर रेड, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे रेड पे क्या पड़ेगी, रेड पड़ेगी, रेड पे रेड पड़ेगी। क्यों रेड पड़ेगी, क्योंकि एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कौन सी जगह मिला है, जो अपने मालव जनपद है। मालव जनपद पे यहाँ पे एक स्थान है रेड नाम का स्थान है, वहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा क्या मिला है, सिक्कों का भंडार। तो उस पर क्या पड़ने वाली है, रेड पड़ने वाली है। उस तरीके से याद कर लेना, रेड पे रेड पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ एक चीज और देखते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर इसको बोलते हैं, रेड को बोलते हैं, प्राचीन भारत का टाटा नगर। चांदी की आहत मुद्राएं मिली है आपसे, चांदी रेड से, जो रेड है ना वहां से चांदी की आहत मुद्राएं मिली है, पंचमार्क यह भी मिले हैं, ठीक है। कुल मिलाकर मानव जनपद जयपुर और टोंक में स्थित है। राजधानी इसकी नगरिया टोंक। खेड़ा सभ्यता भी इसको कहा जाता है, करकोटा वो इसका पुराना नाम है, वो छोड़ दो, अपने काम की बात नहीं ज्यादा। रेड से अपन को एशिया का अब तक का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिलता है, इसको कहा जाता है अपने प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। चांदी की आहत मुद्राएं या पंचमार्क यहाँ से अपन को मिले। और बात करें कौन सा जनपद हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित था, योद्धेई नाम का जो जनपद है वो हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित था। साल्व जनपद ये अलवर में, अर्जुनायन जनपद अलवर, भरतपुर, सीकर इस क्षेत्र में, राजन्य जनपद भरतपुर में, जांगल प्रदेश ये देखो जनपद थे। अब कुछ एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं अपन। जांगल प्रदेश जानते होंगे आप, एक तो बीकानेर प्लस जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उसको प्राचीन काल में अपन क्या कहा करते थे, जांगल प्रदेश, जिसकी राजधानी हम अहि छत्रपुर को कहा करते थे। राजधानी इसकी कौन थी, अहि छत्रपुर। और अहि छत्रपुर कौन सा, वर्तमान में जो नागौर है वही अहि छत्रपुर, ठीक है। एक हया है में हाड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश, हाड़ा चौहानों का शासन था। और कहां पे, कोटा और बूंदी, कोटा प्लस बूंदी उसको कहा जाता था हया है। अपन बात कर रहे हैं चंद्रावती कहां पर, सिरोही का प्राचीनतम नाम है। मैं चंद्रावती यहां लिख रहा हूं, चंद्रावती क्या, सिरोही का प्राचीनतम नाम है, सिरोही का प्राचीनतम नाम है। और यहां पे भूकंपरोधी, भूकंप से जो लड़ सके ऐसी इमारतों के अवशेष मिले हैं। कहां से, चंद्रावती के। सिरोही का अपन देखते हैं, पहले पुराना नाम कौन सा था, चंद्रावती था। कौन सा जनपद, हनुमानगढ़ और गंगानगर में कौन सा, योद्धेई जनपद था। और जो सिवी जनपद चित्तौड़गढ़ और उदयपुर में। साल्व है अलवर में, ये कुछ खास नहीं है ज्यादा। काम की चीज बताऊं आपको तो एक योद्धेई अपने काम का है और अपने एक जांगल काम का है। आंसर नहीं है इसका ये, ठीक है। एक अपने जांगल प्रदेश काम का है
और एक चंद्रावती काम का है। 3 मेन काम के अपने याद रहने चाहिए, बाकी भी एक बार अगर याद हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो सके तो इन मेन को याद कर लेना। जांगल प्रदेश के बारे में देखा, बीकानेर और जोधपुर का उत्तरी भाग है, इसकी राजधानी है छत्रपुर नागौर, और हया है हड़ा चौहानों द्वारा शासित प्रदेश जो कोटा और बूंदी में पड़ता है। चंद्रावती सिरोही का प्राचीनतम नाम, जहाँ भूकंपरोधी इमारतों के अवशेष मिलते हैं। बेराट सभ्यता की बात करते हैं। अब अपन मौर्य काल की बात करते हैं, महाजनपद काल के आगे चलकर अपन मौर्य काल। राजस्थान में मौर्य काल का कुछ इतिहास मिलता है क्या? बिल्कुल, अपन को एक बेरहट नाम की सभ्यता मिलती है। कौन से, कहां पर? जयपुर का जो विराटनगर है वहां पर मिलती है, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, कुछ अलग होता है यहाँ पे। कैप्टन बर्ट आता 1837 में, कहां पर? बीजक पहाड़ी पर आता है और उसको एक शिलालेख मिल जाता है, भाब्रू शिलालेख की खोज करता है कौन? कैप्टन बर्ट। कहां पे? बेराट सभ्यता पे। क्या कुछ जानकारी मिलती है? बिल्कुल मिलती है। सम्राट अशोक उस शिलालेख में कहता है कि मैं कौन हूं? मैं मगध का राजा हूं। सम्राट अशोक स्वयं को मगध का राजा बताता है, और किसके प्रति? बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध संगम शरणम गच्छामि, और धम्मम शरणम गच्छामि, तीनों के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करता है। कौन? सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक कहता है गोवध, मैंने मेरे राज्य में गोवध, गोहत्या पर मैंने क्या लगा दी है? रोक लगा दी है, प्रतिबंध की बात करता है यहाँ पे कौन? सम्राट अशोक। कैप्टन बर्ट 1837 में बीजक पहाड़ी पर आता है, भाब्रू शिलालेख की खोज करता है, वहां से सम्राट अशोक मगध का राजा है, अब ये जानकारी देता है। बुद्ध संघ और धम्म इनके प्रति निष्ठा व्यक्त करता है, और गोवध की बार प्रतिबंध लगाने की बात करता है यहाँ पे। यहाँ से हमें बौद्ध धर्म और महाभारत काल के अवशेष मिलते हैं। बौद्ध धर्म के हमें क्या मिलते हैं? यहाँ पे स्तूप मिलते हैं, और क्या मिलते हैं? यहाँ पे पुस्तकें मिलती है। बौद्ध धर्म के स्तूप, पुस्तकें, खूब सारी चीजें अपन को यहाँ से मिलती है। महाभारत काल के अवशेष में मिलते हैं। और जो यहाँ पे जयपुर का राजा है राम सिंह सेकंड, वो यहाँ पे खुदाई करवाता है। राम सिंह सेकंड खुदाई करवाता है तो यहाँ पे एक सोने की मंजूषा प्राप्त हुई है, उसमें संभवतः माना जाता है भगवान बुद्ध के अवशेष रहे होंगे, ऐसा माना जाता है। 1936 में यहाँ पे देखा जाता है दयाराम साहनी, उन्होंने यहाँ का उत्खनन किया था। कहाँ का? बेराट सभ्यता का। तो सारे के सारे इसका आंसर है। और एक चीज देख लेना, यहाँ पे जो भित्ति चित्र वगैरह जो यहाँ की जो लिपि है, संख लिपि कहा जाता है उसको। संख लिपि, चट्टानों पे जो लिपि लिखी हुई है उसको संख लिपि कहा जाता है। संख लिपि कहा जाता है उसको। ठीक है, बेराट सभ्यता के बारे में बात की। जयपुर के विराटनगर में बाणगंगा नदी के किनारे कैप्टन बर्ट ने 1837 में बीजक पहाड़ी पर भाब्रू शिलालेख की खोज के अशोक कुछ बातें करता है। मैं मगध का राजा हूं, बुद्ध धर्म और संघ के प्रति निष्ठा व्यक्त करता है। गो हत्या, उस पर रोक लगा दिया मैंने। बौद्ध धर्म और महाभारत काल के यहाँ पे क्या मिलते हैं? अवशेष मिलते हैं। 1936 में दयाराम साहनी है, वो यहाँ के क्या करते हैं? उत्खनन किया था उन्होंने। अब आगे अपन बात करते हैं किस शिलालेख से? अब अपन बात करते हैं कि जो मौर्य काल है, मौर्य काल की बात करते हैं। अंतिम जानकारी राजस्थान में मौर्यों की कहाँ से मिलती है अपन को? जो कणसवा कोटा का शिलालेख है, कणसवा कोटा जो शिलालेख है यहाँ 738 ईस्वी का, उसमें मौर्य राजा धवल का जिक्र मिलता है। अंतिम बार मौर्य राजा धवल का जिक्र मिलता है किसमें? कणसवा कोटा शिलालेख का जो अभिलेख है वो अपन को अंतिम जानकारी देता है। ठीक है, एक अपन मानसरोवर जो लेख है उसके बारे में बात करें तो 713 ईस्वी का, इसमें राजा मान मौर्य की बात होती है। राजा मान मौर्य, उसका शासन था। ठीक है, और एक चीज अपन बात करें तो यहाँ पे 4 शासकों का नाम मिलता है, महेश्वर, भीम, भोज और मान। 4 शासकों का नाम मिलता है अपन को किसमें? मानसरोवर लेख में। पूछा गया क्वेश्चन 713 ईस्वी का मानसरोवर लेख, राजा मान मौर्य का यहाँ पे शासन था। तो महेश्वर, भीम, भोज, मान 4 शासकों का नाम मिलता है। सबसे अंतिम बार बात करें तो 713 में नहीं, 738 का जो कणसवा कोटा शिलालेख का जो अभिलेख है उससे मौर्य राजा धवल का जिक्र मिलता है। अंतिम जिक्र यही है। ठीक है, मौर्य काल की बात करें। फिर मौर्योत्तर काल की बात करें तो मौर्योत्तर काल में देखते हैं 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति अपन को कहां से मिली है? नो कहां है? भरतपुर में। यहां से हमें क्या मिली है? 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति मिली है, जिसको झाक बाबा की मूर्ति भी कहा जाता है। झाक बाबा की मूर्ति भी कहा जाता है इस मूर्ति को। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। बेराट और मध्यमिका, यहां से देखते हैं मध्यमिका पर मिनांडर, यूनानी शासक मिनांडर आता है, वो अधिकार कर लेता है इसमें। मौर्योत्तर काल में मिनांडर
मेनांडर अधिकार कर लेता है और मेनांडर की मुद्राएं मिलती है बैराट से, कुछ ज्यादा काम की बात नहीं है। रंगमहल, ये काम की बात है। रंगमहल कहाँ पे? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में कहाँ? सरस्वती नदी के किनारे। सरस्वती नदी के किनारे कौन सी सभ्यता मिलती है? रंगमहल। इसका उत्खनन किसने किया था? इसका उत्खनन किया था डॉक्टर हन्नारिद ने। क्या कुछ अलग मिला है यहाँ पे? गुरु शिष्य की मूर्ति मिलती है यहाँ पे, गुरु शिष्य की मूर्ति, गुरु शिष्य की मूर्ति मिलती है और कुषाणकालीन मुद्राएं भी यहाँ पे मिलती है अपन को। देखो 5 मीटर ऊंची यक्ष की मूर्ति जिसे जाखो बाबा की मूर्ति कहा जाता है, ये मौर्योत्तर काल की बातें। राजस्थान के जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास, उसमें नो नाम का स्थान है भरतपुर में, वहां से मिली है। ठीक है, मेनांडर मध्यमिका पर अधिकार कर लेता है। बैराट से मेनांडर की जो यूनानी मुद्राएं मिलती है। और रंगमहल बात करें अपन हनुमानगढ़ में जहाँ पे सरस्वती नदी के किनारे डॉक्टर हन्नारिद ने इसका उत्खनन किया था, गुरु शिष्य की यहाँ पे मिलती है, मूर्ति मिलती है रंगमहल से। आगे बात करें कौन से स्थान से? अब देखो गुप्त काल की बात हो रही है राजस्थान का इतिहास में। जो प्राचीन इतिहास में इनकी जो गुप्त काल है, मौर्य काल, इनके बारे में 2-2, 3-3 बातें अपन को। तो गुप्त काल के जो 3 अभिलेख मिले, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछा गया कितने अभिलेख मिले? मोखरी शासकों का जिसमें वर्णन है। कहां से? बड़वा 12 से अपन देखते हैं कि गुप्त काल के 3 अभिलेख मिले जिसमें मोखरी शासकों का वर्णन है। बयाना भरतपुर के बारे में बात करें, गुप्त काल में कुछ अगर जानकारी मिलती है, कुमारगुप्त के समय गुप्त काल के सिक्के मिलते हैं सर्वाधिक सिक्के किसमें? बयाना भरतपुर से मिलते हैं। और जो समुद्रगुप्त है, अगर गुप्त काल की बात हो रही है तो समुद्रगुप्त अपनी लिखता है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त लिखता है प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है ना। उसमें वो कहता है कि मैंने जो राजस्थान के राजा है, उन राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। बारडोली या जो चित्तौड़ है, वहां से अपन को मिलता है शिव मंदिर, ठीक है। तो वो किसने बनवाया था? हूण शासक मेहरकुल ने शिव मंदिर बनवाया था बारडोली चित्तौड़ में। चारचोमा और एक कोटा, यहां का भी जो शिव मंदिर है वो गुप्तकालीन स्थापत्य का उदाहरण है, ठीक है। अपन ने कुछ बात करी कि जो गुप्त काल के जो 3 अभिलेख मिलते हैं जिसमें मोखरी शासकों का वर्णन है, वो कहां से? बड़वा 12 से मिलते हैं। वो बयाना भरतपुर में अपन देखते हैं कुमारगुप्त के समय सर्वाधिक सिक्के प्राप्त होते हैं। समुद्रगुप्त अपनी प्रयाग प्रशस्ति में लिखता है कि मैंने राजस्थान के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवाई थी। बारडोली और चित्तौड़ का जो अपन कह सकते हैं कि बारडोली चित्तौड़ में शिव मंदिर मिलता है जिसका निर्माण हूण शासक मेहरकुल ने करवाया था। चारचोमा और कोटा, यहाँ भी अपन को शिव मंदिर मिलता है, जो गुप्त काल, राजस्थान में जो गुप्त काल है उनकी स्थापत्य कला का एक उदाहरण है। आगे बात करें अपन, ज्यादा अपनी चीजें नहीं है। कवि महद्य नहीं है, कवि महाग, ठीक है। उनकी कौन सी पुस्तक है? सीयू की चीनी यात्री आया था एक, हैंसांग, उसकी किताब का नाम है सीयू की। वो हैंसांग अपनी किताब में, एक स्थान है भीनमाल कहाँ? राजस्थान में, जालोर में। तो उस भीनमाल को वो अपनी इस किताब में, अपन को उसको नाम तो लेना नहीं है भीनमाल, तो वो उसको कह देता पीलो मोलो, ये कहता है, ठीक है, सीयू में। और ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खाद्य, ये किताब किसकी है? ब्रह्मगुप्त की है। और शिशुपाल वध, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है। ये किताब किसकी है? कवि महाग की किताब है, दोनों ब्रह्मगुप्त और कवि महाग, दोनों के दोनों कहाँ के निवासी थे? राजस्थान में भीनमाल के निवासी थे, भीनमाल जालोर से। और अपन एक चीज देखते हैं कि ब्रह्मगुप्त है, इसको कहा जाता है भारत का न्यूटन। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता है, गुरुत्वाकर्षण वगैरह के सिद्धांत दिए थे इसने भी न्यूटन की तरह। और भीनमाल, ये अपने गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी हुआ करती थी, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी। तो अपने बहुत सारी काम की बातें कर ली इसमें। देखो, कवि महाग की पुस्तक तो कौन सी है? शिशुपाल वध, ठीक है। सीयू की किसकी किताब का नाम है? चीनी यात्री आया था हैंसांग, उसकी किताब का नाम है। वो अपनी किताब में जालोर का भीनमाल है, उसको लिखता है पीलो मोलो, ठीक है। जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, ये दोनों किताबें ब्रह्मगुप्त की है, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं कि भारत का न्यूटन कहा जाता है इसको, ये भी भीनमाल का है। कवि माघ, ये भी भीनमाल के हैं। और भीनमाल के बारे में एक चीज देखें तो गुर्जर प्रतिहारों की ये राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। आगे चलते अपन गणेश्वर सभ्यता। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में सत्य कथन कौन सा है? देखो, काम की चीज है ये।
सीकर में, कांतली नदी के किनारे। एक है सुनारी सभ्यता, एक है गणेश्वर सभ्यता। दोनों के बारे में कंफ्यूज नहीं होना हमें, दोनों काम की। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है, क्योंकि जो ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे पुरानी है। ताम्रयुगीन सभ्यताएं जो भी हैं उनमें सबसे पुरानी कौन सी है? गणेश्वर। इसलिए इसको कहा जाता है, जननी कहा जाता है। यहाँ से मछली पकड़ने का तांबे का कांटा प्राप्त हुआ है और पत्थरों से निर्मित मकान भी प्राप्त हुए हैं। क्या अपन को इसके प्रमाण मिलते हैं? मतलब वहां ईंटें वगैरह नहीं हुआ करती थी उस समय, ईंट वगैरह नहीं, ठीक है। पत्थरों से मकान बन रहे मतलब ईंट वगैरह नहीं होती थी, ये अपन इसमें अनुमान लगा सकते हैं। गणेश्वर सभ्यता सीकर में, कांतली नदी के किनारे। सुनारी सभ्यता आएगी अभी झुंझुनू में, कांतली नदी के किनारे। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी वो लोहयुगीन सभ्यता है, ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है और पत्थरों से निर्मित मकान भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं अपन। देखो अपने औजारों की नगरी तो कौन सी है? औजारों की नगरी बात करें तो कुराड़ा नागौर, ये अपने क्वेश्चन का आंसर है, कुराड़ा नागौर। ये किसको क्या बोलते हैं? इसको औजारों की नगरी। सुनारी सभ्यता के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े अपन। सुनारी सभ्यता कहां पर? झुंझुनू में। झुंझुनू में कहां पर? कांतली नदी के किनारे। झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे, ठीक है। और लोहयुगीन सभ्यता है, देखो कंफ्यूज मत होना आप दोनों में, ये लोहयुगीन सभ्यता है, ऐसे याद कर लेना। एक अपने सुनार है, सुनार ने क्या किया? जो अपन उसके पास, सुनार के पास आभूषण बनाने गए तो आभूषण उसने सोने का तो नहीं बनाया, सुनार ने सोने के आभूषण नहीं बनाए, किसके बना दिए? लोहे के आभूषण बना दिए और अपन को झुंझुना पकड़ा दिया। झुंझुना पकड़ा दिया, लो बजा लो आप इसको, ठीक है। जो सुनार है उसने लोहे के आभूषण बना दिए और झुंझुना पकड़ा दिया। कांतली नदी गणेश्वर सभ्यता में भी है और बची अपनी जो कौन गणेश्वर सभ्यता, तो ये सुनारी सभ्यता झुंझुनू से हो गई, तो वो कहां से हो जाएगी? सीकर से हो जाएगी। उस तरीके से याद कर लेना। ईसवाल ये कहां पे? उदयपुर में। ईसवाल कहां पर है? उदयपुर में। तो इसमें अपन देखते हैं कि लोहा वगैरह जो प्राचीन काल में यहाँ से निकाला जाता था। जोधपुरा, इसको स्टार लगा लेना, क्यों अपन को जोधपुर का नाम आते हैं? क्या आता है? जोधपुर आता है, लेकिन जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, ये जयपुर में है। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे। जयपुर में साबी नदी के किनारे, ठीक है। नलियासर सभ्यता, नलियासर सभ्यता कहां पे है? सांभर। और बरौर सभ्यता श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में अगली अपनी बरौर सभ्यता। देखो सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, कांतली नदी के किनारे, लोहे की सभ्यता कुराड़ा नागौर में, और ये औजारों की नगरी कहा जाता है इसको। ईसवाल ये उदयपुर में, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है और साबी नदी के किनारे। नलियासर सभ्यता सांबर में, बरौर सभ्यता ये श्री गंगानगर में। तो कुल मिलाकर अपन ने जितनी भी ये जो सभ्यताएं थी राजस्थान का इतिहास का रिवीजन अपन ने पूरा कर लिया।